नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज आधुनिक विश्व के इतिहास या यूरोप के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं इटली का राष्ट्रीय एकीकरण। इससे पहले हमने देखा था जर्मनी का एकीकरण कि किस तरह से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न राज्यों को संगठित करते हुए जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में सामने आया। ठीक इसी तरह से जर्मनी के साथ साथ 1870 के उसी पीरियड में इटली का भी एकीकरण हुआ। इटली भी पहले के छोटे छोटे राज्यों में मुख्य रूप से बंटा हुआ था, जिसके बारे में अभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ये इटली के एकीकरण का प्रथम वीडियो है। तो 19वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास में इटली का जो एकीकरण है वो विश्व इतिहास का एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। इटली वह देश है जिसे यूरोप के इतिहास में विशेष दर्जा प्राप्त है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यही वो जगह है जहाँ विश्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता यानी रोमन सभ्यता है वो पल्वित हुई, पुष्पित हुई और आगे बढ़ी। इतना ही नहीं, यूरोप के इतिहास में इटली का सामाजिक धार्मिक वर्चस्व भी कायम रहा है, क्योंकि रोम है वो पोप की कार्यस्थली रहा है। ये भी विशेष है, भी रोमन सभ्यता भी रही है, इसके साथ साथ जो इसकी कैपिटल है रोम वो पोप की कार्यस्थली रही है। और आज आपको पता ही है कि जो वेटिकन सिटी है, जो संसार का सबसे छोटा राष्ट्र माना जाता है, वो इसी रोम में है, जहाँ का सर्वेसर्वा पोप है। तो इस तरह से जो इटली है वो 1815 में हम देखें तो मुख्य रूप से 4 भागों में बंटा हुआ था। ये 1815 इसलिए लिखा है कि नेपोलियन के वाटरलू युद्ध के बाद 1815 का जो वियना कांग्रेस हुई थी उसमें इटली को कुछ क्षेत्र दिए गए, कुछ लिए गए। तो कुल मिलाकर के इटली उस समय मुख्य रूप से भौगोलिक दृष्टि से देखें तो 4 भागों में हमें बंटा हुआ दिखाई देता है। एक है उत्तरी इटली, जो राजतंत्र के प्रभाव में था, जहाँ पर मुख्य रूप से पिडमांट सार्डिनिया का जो राज्य है जिसके नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण होगा, जो इन विभिन्न वीडियो में हम देखेंगे। जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में हुआ, ठीक उसी तरह से इटली का एकीकरण पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ। हालांकि इनमें बहुत सारे अंतर भी थे। दूसरा इसका क्षेत्र है पो घाटी वाला क्षेत्र, जहाँ विदेशी प्रभुत्व था, यानी घाटी वाला क्षेत्र जहाँ ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, वेनेशिया लोम्बार्डी जैसे क्षेत्र थे। मध्य इटली जो पोप के अधीन था, और दक्षिण के अंदर नेपल्स व सिसिली जैसे राज्य थे जहाँ राजाओं का शासन था, यानी राजतंत्र के अधीन थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इटली है वो वास्तव में विभिन्न भागों में बंटा हुआ था। और मेटरनिख, जो आपको पता ही है, जो ऑस्ट्रिया का शासक था, उसने कहा भी था कि मतलब इटली का एकीकरण होना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे व्यक्ति एक व्यक्ति के खिलाफ है, एक नगर के खिलाफ है। तो इन विभिन्न राज्यों का एकीकरण होना संभव नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि उसी इटली का एकीकरण होता है। इटली के एकीकरण में बाधाएं कौन कौन सी थी? जिस तरह हमने जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं देखी, ठीक इसी तरह से हम इटली के एकीकरण के अंदर देखते हैं। तो इटली के अगर एकीकरण की बात की जाए कि इसमें भी मुख्य रूप से बाधाएं कौन कौन सी थी, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इसके मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा थी। वह 3 राजनीतिक खंडों में बंटा हुआ था, जिसकी अभी हमने लगभग बात ही की है। एक उत्तरी इटली हो गया, जिसके अंदर पिडमांट सार्डिनिया या ये क्षेत्र थे। मध्य इटली हो गया, जिसमें परमा, मेडोना, टस्कनी जैसे क्षेत्र थे, और रोम का क्षेत्र भी यहीं आता था। और दक्षिण इटली हो गया, जहाँ सिसिलीज वगैरह थे। पोप की सत्ता काबिज होने के कारण उत्तरी एवं दक्षिण इटली के मध्य किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो सका। तो इस तरह से भौगोलिक जो इसकी आकृति आप देखोगे मैप के अंदर जर्मनी इसको इटली को, तो ये आज एक मतलब लेडीज जो हिल है उसके समान ये दिखाई देता है। तो ये उस समय बंटा हुआ था 3 भागों में बेसिकली। इसके अलावा और क्या क्या बाधाएं थी इटली के एकीकरण को लेकर? जो इटली के राजनीतिज्ञ है उनमें भी एकमतता नहीं थी। जैसे जो मेजिनी है वो चाहते थे इटली का एकीकरण, लेकिन गणतंत्र इटली बनना चाहिए। वहीं जियोबार्टी जैसे हैं वो कहते थे नहीं, संघीय व्यवस्था के आधार पर इटली का एकीकरण होना चाहिए। काउर जो पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था, वो ये चाहता था कि पिडमांट सार्डिनिया के अधीन यानी राजतंत्र के अधीन एक तरह से इटली का एकीकरण होना चाहिए। तो इटली का एकीकरण किस आधार पर हो, इसमें भी समस्याएं थी। इटली की जो आर्थिक विषमता और परिस्थितियां थी वो भी एकीकरण में बाधक थी। इसके अलावा हम देखेंगे फ्रांस और ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप था
वो भी इटली के एकीकरण में बाधक था। यानी इटली के बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव ही था, जैसे वेनेशिया, लोम्बार्डी जैसे क्षेत्र, और फ्रांस का पोप के ऊपर वर्चस्व था, रोम पर उसका प्रभाव था। तो इस तरह से ये कुछ बाधाएं थी जो इटली के मार्ग में आ रही थी। अब हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण के दौरान यानी विभिन्न चरणों को लेने से पहले ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जिन्होंने इटली के एकीकरण का मार्ग को आगे तैयार किया, तो या जिन्होंने समय समय पर सहायता की। तो एक तो है प्रबुद्ध वर्ग द्वारा राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। 1815 ईस्वी में आयोजित वियना कांग्रेस के निर्णय से उत्पन्न असंतोष और प्रतिक्रियावादियों द्वारा उदारवादियों के दमन के परिणाम स्वरूप एक प्रबुद्ध वर्ग, जिसमें साहित्यकार थे, दार्शनिक थे, कवि थे, इन्होंने राष्ट्रीयता के बीज को बोते हुए खाद्य एवं पोषक तत्व प्रदान किए, जिसने इटली वासियों में एकजुटता का भाव विकसित किया। तो इन प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया गया, जिसमें दर्शन शास्त्री, कलाकार और साहित्य थे। उसके बाद हम देखते हैं 1815 के उपरांत इटली की जो राजनीतिक स्थिति है उसने भी इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि मैटरनिख ने इटली के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और योजनाबद्ध तरीके से मैटरनिख ने स्कूली शिक्षा, अखबार व विचारों के अभिव्यक्ति को कुचल दिया। मैटरनिख कहता था कि अकेले मरने से इकट्ठा मरना कहीं अधिक बेहतर होगा। तो इससे भी धीरे धीरे वहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। 1821 की जो इटली क्रांति है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिडमांट और नेपल्स के पादरियों ने आमजन के जीवन में जब हस्तक्षेप किया तो 1821 में पिडमांट व नेपल्स के लोगों ने अपने शासकों से संविधान की मांग की, जिसे मैटरनिख परेशान हो उठा और इसको दबाने के लिए अपनी सेनाएं भेजी। हालांकि ये दबा दी गई क्रांति, बट जनता की संवैधानिक मांग है वो बाद में बड़े जोर शोर से उठाई जाने लगी, जिसमें मेजिनी और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसने भी बड़े स्तर पर इटली के लोगों को प्रभावित किया। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति है उसने भी बड़े स्तर पर प्रभावित किया। 1833 में जो पिडमांट का विद्रोह हुआ, जिसे सार्जेंटी षड्यंत्र भी कहा जाता है, इसने भी एक तरह से इटली के एकीकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्होंने एक तरह से छोटे छोटे रूप के अंदर इटली के एकीकरण का आधार तैयार किया। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं मेजिनी, जहाँ से इटली के एकीकरण का एक तरह से प्रारंभ होता है, या इटली की मेजिनी की महत्वपूर्ण भूमिका हमें नजर आती है। तो सबसे पहले मेजिनी आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि मेजिनी एक इटली का क्रांतिकारी व्यक्ति था जो गणतंत्र के तहत इटली का एकीकरण करना चाहता था। 1805 से 1872 तक इसका पीरियड है। 22 जून 1805 को जिनेवा के लुंगूरियन रिपब्लिक के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिता पेशे से चिकित्सक थे। मेजिनी में सीखने का गुण बचपन से ही था, जिसके कारण 1826 ईस्वी में इन्होंने लॉ के अंदर ग्रेजुएशन कर लिया और लॉ के वकील होने के कारण इसको पुअर मैन्स लॉयर के नाम से जाना जाता था। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आई रही है, स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आती है, या मॉडर्न हिस्ट्री जिन भी सिलेबस में पूछी जाती है जिनमें इटली और इसके एकीकरण या यूनिफिकेशन का सिलेबस है, तो उसमें इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेजिनी है वो एक मेधावी छात्र था और इसने शेक्सपियर को, दांते, बायरन, गेटे, सिल्लर, स्कॉट, हार्डर जैसे अनेक लेखकों की रचनाओं का अध्ययन कर रखा था। दांते और मैकियावेली ने इसे विशेष रूप से प्रभावित किया और मेजिनी में राष्ट्रवाद का बीज बोने में इन दोनों विद्वानों की बड़ी भूमिका है। 1820 में वह कार्बोनरी संस्था का सदस्य बन गया। एक तरह से कह सकती हो कि ये क्रांतिकारी संस्था थी, जिसको माना जाता है कि इटली के कोयले की खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसने इटली के एकीकरण को आधार प्रदान करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मेजिनी उसका सदस्य बन गया। 1830 के अंदर जो अभी हम पढ़ ही रहे थे, जो विद्रोह हुआ या जो क्रांति हुई उसमें इसने भाग लिया, जिसके कारण इस क्रांति का दमन करने के बाद इसको 1 साल की जेल हो गई। फिर वह जेल से चकमा देकर 1831 में फ्रांस के मार्सेलस नगर में पहुंच गया, जहां पर इन्होंने युवा इटली यानी यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की।
तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि भाई यंग इटली की स्थापना किसने की, कब की और कहाँ की, तो फ्रांस के अंदर मार्सेलस नगर में। और फिर 1834 में मेजिनी ने यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बन चुके थे। मेजिनी कहता था कि हमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा तथा मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना रखनी चाहिए। 12 करोड़ की आबादी का ये जो क्षेत्र है अपने आप में एक राष्ट्र है। उसने कहा कि भी ये जो 12 करोड़ का जो है अपने आप में ही एक राष्ट्र है और प्राचीन काल से लोग हमें इटली की जनता को पुकारते चले आ रहे हैं और हमारे देश की सीमाएं प्राकृतिक और बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी भाषा एक है, शिष्टाचार एक है, आदतें एक है, परंतु न तो हमारा कोई राष्ट्रीय झंडा है और न ही हमारा कोई राजनीतिक नाम है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि एकजुट होकर के इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसी सिलसिले में उसने 3 नारे दिए, जिसमें नंबर 1 परमात्मा में विश्वास रखो, नंबर 2 सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और तीसरा इटली को मुक्त करो। किससे? विदेशियों से। इटली को विदेशियों से मुक्त करो, यानी एक इटली नामक राष्ट्र बनाओ। तो इस तरह से इन्होंने भरसक प्रयास किए इटली के लोगों में जागृति लाने और इटली के एकीकरण में। 1849 ईस्वी में मेजिनी के प्रयत्नों से रोम में गणतंत्र स्थापित हुआ, परंतु कुछ समय बाद ही फ्रांस की सेना ने गणतंत्र को ध्वस्त कर पुनः पोप की सत्ता को स्थापित कर दिया। इटली के इतिहास में मेजिनी का वही स्थान है जो भारत में सुभाष चंद्र बोस का है। इसे क्रांति के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। 10 मार्च 1872 ईस्वी का इनका देहावसान है वो इटली के अंदर हो जाता है। तो इस तरह से इटली के एकीकरण को एक आधार तैयार करने में, उसको मजबूत बनाने, आगे बढ़ाने में, लोगों के बीच में इस तरह की सोच पैदा करने में मेजिनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थैंक यू।